भारत में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद उससे रिलेटेड केस हमारे राज्य बिहार में होते हैं। साल 2021 में जितने मर्डर केसेस बिहार के कोर्ट में चल रहे थे, उन मर्डर केसेस में हर 5वां मर्डर केस जमीनी विवाद का ही था। उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या के मामले में भारत में नंबर 1 पर आता है, वहाँ बिहार के मुकाबले आधे भी जमीन विवाद केस नहीं थे। तो आखिर बिहार राज्य में ही ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? आज हम इसी विषय में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। इसमें हम जमीन रजिस्ट्री, म्यूटेशन, सीईओ, कर्मचारी, डीसीलर सबके बारे में चर्चा करेंगे और इस बात को समझेंगे कि इस चीज़ के खिलाफ बिहार और बिहार की जनता कैसे खड़े हो सकते हैं और इन सब चीज़ों का सामना कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरी बातें अगर आपको अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और मैं अहमदाबाद बिहार से हूँ। दोस्तों, ज़मीन जो है ना, एक मिडिल क्लास व्यक्ति बहुत मेहनत की कमाई से खरीदता है। उसमें उसके कई सपने जुड़े होते हैं और बहुत सपनों को दफना कर वो पैसे इकट्ठे किए होते हैं, तब जाकर वो कहीं ज़मीन खरीद पाता है। मेरी ये बातें शायद वो लोग समझ पा रहे हैं जो गंगा नदी के कटाव के डर से अपने परिवार के लिए कहीं नदी से दूर अच्छी जगह ज़मीन खरीद रहे हों या खरीदने की सोच रहे हों। हाँ, जानता हूँ 100 में से 20 लोग पैसे देकर अपना काम करवा रहे हैं, ब्लॉक लेवल से गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, खुश भी हैं, लेकिन इस वजह से बाकी 80% लोग पिस रहे हैं। दोस्तों, जमीन खरीदने के लिए बिहार में 2 जगह से गुजरना होता है, निबंधन कार्यालय और अंचल कार्यालय, जिसमें सबसे पहला और सबसे मुख्य भाग निबंधन कार्यालय होता है। यहीं जमीन की रजिस्ट्री की जाती है और सभी प्रॉब्लम जो जमीनी विवाद का जन्म देती है यहीं से शुरू होती है। निबंधन कार्यालय में बेचने वाले और खरीदने वाले को सेल डीड के साथ सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उससे पहले आपका सेल डीड बनाया जाता है, जिसको लोकल भाषा में केवाला भी बोलते हैं। इस सेल डीड को मुंशी तैयार करता है और सेल डीड केवाला में थोड़ी सी भी गलती भविष्य के लिए सिर्फ परेशानी होती है। इसमें मुंशी की एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है। इसलिए सेल डीड में थाना, मौजा, चौहद्दी, रकबा एकदम सही तरीके से जांच करने के बाद ही रजिस्ट्री करनी चाहिए, क्योंकि मुंशी अगर आपको कहता है कि इन सब चीज़ों में गड़बड़ी होने के बावजूद वो काम करवा देगा, तो भविष्य में परेशानी और विवाद सिर्फ आपके साथ होगा और किसी के साथ नहीं। और सबसे ज़्यादा गलती तब होती है जब व्यक्ति अपने दादा दादी या फिर माता पिता की ज़मीन को बेचते हैं। नियम कहता है आप अपने हिस्से की ज़मीन को बेच सकते हैं। अब कोई ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत हो चुका है, उनके 4 पुत्र और 2 पुत्री थी। अब 4 भाई में से एक भाई की शादी के बाद मृत्यु हो जाती है। अब एक पुत्र जाकर वो ज़मीन बेच देता है, ये कहकर कि वो लोग 3 भाई है और वो अपने हिस्से की ज़मीन यानी कि 1/3 हिस्सा बेच देता है। अब जबकि ज़मीन के 6 हिस्से होने थे, वहाँ 3 ही हिस्से किए गए, तो विवाद होगा ही। ऐसे न जाने कितने ही मामले हैं, लेकिन रजिस्ट्री के लिए आप कभी भी निबंधन कार्यालय जाइए, आपको मुंशी यही बताएंगे कि हो जाएगा रजिस्ट्री। निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री हो जाने के बाद जमाबंदी अपने नाम पर करने के लिए आपको दाखिल खारिज करवाना पड़ता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, और ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जिसके बाद दाखिल खारिज की सहमति आपके प्रखंड के अंचल कार्यालय से मिलता है। वैसे कहने को ये प्रोसेस ऑनलाइन है और देखकर आपको लगेगा भी कि सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़मीन को म्यूटेशन के लिए आवेदन कर देने के बाद वो कागज़ कई स्तर से गुजरता है। ऑपरेटर के थ्रू आपका एप्लीकेशन लिया जाता है, पहले कर्मचारी, फिर आरओ और उसके बाद सीईओ, अंचल अधिकारी उसको वेरीफाई करते हैं। अगर इन सभी स्टेप्स में सब कुछ सही पाया जाता है तो जाकर जमाबंदी आपके नाम पर हो जाती है और फिर आप अपने नाम से उस ज़मीन की रसीद कटवा सकते हैं। नियम तो यही कहता है, लेकिन बिहार और नियम में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और ये बात आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कागज़ लेकर अंचल कार्यालय पहुंच जाइए। अगर आपको वहां नियम या फिर नियम अनुसार कोई भी काम होता मिल जाए तो कमेंट बॉक्स नीचे है, बताइएगा जरूर कि बिहार के कौन से जिले के अंचल कार्यालय में ऐसा हो रहा है। अब इस डिजिटल दुनिया में सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता है, इसलिए आते हैं बिचौलिए या फिर दलाल। जब भी आप कागज़ लेकर अंचल कार्यालय पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर तक भेजा जाएगा। फिर मिलेंगे कर्मचारी, आरओ के नीचे काम करने वाले या फिर बिचौलिए, जो आपको समझाएंगे कि उस सर से मिलिए, सब काम हो जाएगा, थोड़ा खर्चा पानी दीजिएगा, जल्दी करवा देंगे। बिना खर्चा के कोई काम होता है क्या? दोस्तों, उनको फर्क नहीं पड़ता आप कौन है क्या है, वो सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, बिना खर्च के कोई काम होता है क्या। आप बार बार जाकर परेशान हो जाएंगे। अंत में या तो आप इस भ्रष्ट माहौल में हार जाएंगे या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये सब बातें मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो ये देखिए साल 2024-25 में अहमदाबाद में अप्लाई किए गए शुरू के 5 म्यूटेशन एप्लीकेशन। इन सभी एप्लीकेशन में पहले एप्लीकेशन को छोड़कर सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अगर ज़मीन में या मालिकाना हक में कोई दिक्कत थी तो उस ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे हो गया? क्या रजिस्ट्री के लिए अलग नियम कानून है और म्यूटेशन के लिए अलग? अगर म्यूटेशन नहीं हो सकता तो रजिस्ट्री क्यों दे रही है सरकार? इन सीईओ, कर्मचारी, सीआई का काम होता है फील्ड में जाकर सर्वे करके समस्याओं को सुलझाने का।
लेकिन बिहार में ठीक इसके उल्टा ये विभाग के व्यक्ति रात को 8 बजे 9 बजे अपने घरों में बैठकर जनता के कागजों में बस एक ऑब्जेक्शन डाल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके केवल समस्याओं को जन्म दे रहे हैं और इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आम गरीब जनता को पड़ता है बस, और किसी को नहीं। और जन्म होता है यहीं से जमीनी विवाद। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक बार म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाने के बाद डीसीलर के पास केस करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बच जाता। और अगर आपको लगता है कि डीसीलर के पास आपको न्याय मिल जाएगा तो यकीन मानिए, संविधान में लिखे शब्दों के मायने बिहार में अलग है। न्याय यहाँ पर मिलता नहीं, न्याय यहाँ पर बिकता है। खरीदने को मजबूर जनता है और बेचने वाले कुर्सी के साहब और जनप्रतिनिधि। अभी मनिहारी में डीसीलर के पास अगर एक व्यक्ति जिनको केस कोर्ट वकील के बारे में नॉलेज नहीं है, उससे केस की फाइल सिर्फ सबमिट करने तक में इतना पैसा लूट लिया जाएगा जितना कि उसने जमीन रजिस्ट्री में नहीं दिया होगा। बाकी केस की डेट से लेकर जजमेंट आने तक उनके साथ कितनी डकैती की जाएगी, इस बात का सिर्फ आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सरकार इलीगल रजिस्ट्री पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकार को इसी से फ़ायदा होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बिहार में 4000 से 4500 जमीन रोज रजिस्ट्री होती है, जिसकी वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है। अभी हाल ही में 22 फरवरी 2024 से जमीन रजिस्ट्री के लिए सरकार नया नियम लेकर आई थी कि जिनके नाम से जमाबंदी होंगी, यानी जिनके नाम पर जमीन होंगी, सिर्फ वही बेच सकते थे अपनी जमीन। यानी व्यक्ति अपने माता पिता दादा लाई जमीन को नहीं बेच सकते थे। दैनिक जागरण के मुताबिक 2023-24 के लिए राजस्व विभाग ने 7000 करोड़ का रेवेन्यू का एस्टिमेट दिया था और फरवरी तक 6000 करोड़ का रेवेन्यू जमीन रजिस्ट्री से कलेक्ट हो भी चुका था। लेकिन ये नियम आते ही जमीन रजिस्ट्री में 70% से ज़्यादा की गिरावट आ गई। जहां पहले 5000 रजिस्ट्री लगभग रोज होते थे, वहां अब 1500 रजिस्ट्री नहीं हो रहे थे और रेवेन्यू 6019 करोड़ में ही सीमित रह गया। अंत में बिहार सरकार को पुराने नियम से रजिस्ट्री को वापस से शुरू करना पड़ा और दादा परदादा की जमीन की रजिस्ट्री उनके वंशज अब कर सकते हैं। आज के समय में एक आम आदमी से बिहार में जमीन खरीदने के लिए पहले उसके 3-4 पिछली पीढ़ी का ब्यौरा निकालना पड़ता है। बिहार में लगभग लोगों का आधार कार्ड की डिटेल्स वोटर कार्ड की डिटेल्स से मैच नहीं करते और यहाँ जमीन खरीदने के लिए 3-4 पीढ़ी पीछे की डिटेल्स की बात होती है। जमीनी हकीकत यही है कि निबंधन कार्यालय को बिहार सरकार सही तरीके से चला ही नहीं सकती, ना ही रजिस्ट्री प्रोसेस में बदलाव ला सकती है। लेकिन ये बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये ज़मीनी विवाद दिन ब दिन और बढ़ते जाएंगे। देखिए, इतनी देर से जो मैंने ये बातें बताई, आप में से अधिकतर लोगों को ये सब चीज़ें पहले से ही जानते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा और मानना होगा कि हमारे साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं, लेकिन प्रखंड स्तर पर हो रहे कामों के लिए हम वार्ड मेंबर या पार्षद को चुनते हैं और अंचल स्तर पर अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी जवाबदेही इन्हीं मेंबर मुखिया की होती है। लेकिन हम और आप अच्छे से जानते हैं जो हमने 500-700 लेकर अपना मुखिया मेंबर चुना है वो उस लायक है कि नहीं। सभी नहीं, लेकिन बहुतों का हाल यही है और इस चीज़ के ऊपर आपको हमको सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर कुछ बदलाव आ सकता है। और बदलाव लाने के लिए आम जनता के पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार शिक्षा और एकता है। हम और आप, खासकर हमारे प्रखंड अहमदाबाद के साथी, ये बात अच्छे से जानते हैं कि शिक्षा का यहाँ कैसे गला घोंटा गया और इसका क्या हालत अभी के टाइम पर यहाँ पर है। शिक्षा और जानकारी के अभाव की वजह से लोग यहाँ भ्रष्टाचार को सही साबित कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को ये तक मालूम नहीं होगा कि सीईओ के खिलाफ शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं। और मेरा मानना है कि कुर्सी में बैठे लोगों से ज़्यादा आम जनता भ्रष्ट है। जनप्रतिनिधि का चुनाव लोग जात देखकर या पैसे लेकर करते हैं, तो ये दुर्दशा उनके साथ होना है, ये उसी समय तय हो जाता है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी नेता बिकता है एक बार, लेकिन एक बार बिक जाने के बाद नेता आपको 5 साल तक लगातार बेचता रहेगा। आप मुझे एक जनप्रतिनिधि का नाम बता दीजिएगा जो ये नहीं जानते हो कि उनके प्रखंड में गलत होता है और ये जानने के बाद भी उन्होंने क्या क्या काम किया है उस चीज़ में सुधार लाने के लिए। और बिहार में भ्रष्टाचार के लिए जितना दोष नेताओं का है उतना ही दोष आम पब्लिक में भी है। 90% व्यक्ति अपनी बेटी की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ करना चाहते हैं, भले उस व्यक्ति की सैलरी 20-25 हज़ार क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ऊपर की कमाई काफ़ी है। अगर आप अपनी बेटी के लिए भ्रष्टाचार को सही मान सकते हैं तो आपके साथ भ्रष्टाचार क्यों नहीं होना चाहिए। जब आप अपने होने वाले दामाद से भ्रष्टाचार की उम्मीद रखते हैं तो बाकी के कर्मियों से शिष्टाचार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मेरी बातें शायद कईयों को कर भी लग सकती हो, पर ज़मीनी हकीकत यही है, जब तक लोग खुद वो बदलाव बनने की कोशिश नहीं करेंगे जिसकी वो कल्पना करते हैं, तब तक कोई बदलाव आ भी नहीं सकता। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है, इसमें मुझे साथ चाहिए उन भाइयों का जो इसमें मेरा साथ दे सके, बिहार से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सके और एक बेहतर कल जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचारी नौकरशाही नहीं, आम आदमी की भी इज्जत हो, वो बिहार बनाने में मदद कर सके। मैं जानता हूँ मेरे साथ इसमें फार्मेसी के काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं, उनको अगर मेरी बातें पसंद ना हो तो साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तित्व यही है।
लेकिन जिनको लगता हो कि हाँ, इस बदलाव में हम भी जुड़कर कुछ योगदान दे सकते हैं, तो जुड़े रहिए। और मेरे अहमदाबाद वासियों, आप लोगों से अपील है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, प्रताड़ित है, वो युवा भाई जो शिक्षा पे यकीन रखते हो, बेहतर समाज चाहते हो, जरूर जुड़िए। आप लोग संख्या में जुड़िए। मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ, अंचल स्तर पर तो आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। आप संख्या में मेरे साथ जुड़े तो किसी भी गलत काम की शिकायत लेकर हम संख्या में डीएम ऑफिस जाकर सीओ की जवाबदेही मांग सकते हैं, क्योंकि हमसे जनप्रतिनिधि चुनने में गलती हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनप्रतिनिधि कभी बदलेंगे नहीं, और जब तक ये बदलेंगे तब तक हमारे साथ सिर्फ अन्याय हो, ये भी जरूरी नहीं। धन्यवाद।